प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पेंडोरा पेपर्स के हवाले से और ख़ास तौर पे इस पे भी बात करेंगे कि इनकी लीगल हैसियत क्या है और वो लोग जिन्होंने अपने आमदनी शो की है या उनके जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो फाइलर हैं और क्या वो ऑफशोर कंपनीज रख सकते हैं, इसका लीगल स्टेटस क्या है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, माहिर कानून हैं, सीनियर तजियाकार हैं और ख़ास तौर पे पनामा पेपर्स की बात करें या पेंडोरा पेपर्स की बात करें, इस पर बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च है उनकी और बड़ा अच्छी कमांड है, उस पर बात करेंगे। बैरिस्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। बैरिस्टर साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? बैरिस्टर अली ताहिर साहब से हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा और पेंडोरा पेपर्स ने एक बड़ा धमाका किया और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे 700 से ज़ायद शख्सियात ऐसी हैं जिनका नाम आया है और इस पे अब तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। और आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक स्पेशल सेल बना दिया है, आला सतही इजलास हुआ और उसमें आला सतही कमेटी बना दी गई है जो जिन जिन हुकूमती वज़रा समेत जो लोग हैं उनके नाम शामिल हैं, उन पर तहकीकात होंगी और अगर वो इसमें इन्वॉल्व हुए तो उनको कड़ी सज़ा दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज है और अपोजिशन चूँकि इस पर प्रोटेस्ट कर रही है और वो ये कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों के नाम आए हैं उनको फ़ौरी तौर पे मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती इस अमल से उनको अलग हो जाना चाहिए। क्या हुकूमत ऐसा करेगी और अपोजिशन क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगी, अदालती मौक़िफ़ लेगी या ऑन फ्लोर कोई इस तरह की रेजोल्यूशन लेके आएंगे, ये देखना है। और चूँकि अपोजिशन के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और जब हम तहकीकात की बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं, तो चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहा यह जा रहा था कि शायद उनका नाम भी है और जब पेपर्स सामने आए, डेटा जब ओपन हुआ तो उसमें उनका तो नाम नहीं है लेकिन उनकी कैबिनेट, और इसको जवाज़ बनाकर अपोजिशन ये कह रही है कि आप चूँकि अपने आप को सादिक व अमीन कह रहे हैं और एक ट्रेंड चल पड़ा है कि इमरान खान जो हैं वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड हो गए हैं और सादिक व अमीन हैं, उनकी नीयत अच्छी है, वो तहकीकात करना जा रहे हैं, वो एहतसाब की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या एहतसाब होगा या नहीं। इससे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साला हुकूमती कारकर्दगी अगर हम देखें तो उसमें एहतसाब हमें सिलेक्टेड ही नज़र आया, लेकिन क्या इस वक्त वो ये एहतसाब करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इस पर बात करेंगे। बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। वालेकुम सलाम ज़कीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले चूँकि हमारे नाज़रीन को बताइएगा, एक तो ये है कि कन्फ्यूजन्स बहुत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफशोर कंपनीज़ में जिस तरह मोना सलाई का नाम आया, शर्जील इनाम मेमन का नाम आया, खुसरो बख्तियार साहब का नाम आया, फैसल वावडा और इस तरह 700 से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जिनके नाम आए हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने चूँकि पहले डिक्लेयर की हुई थी, इनकी लीगल हैसियत क्या है? क्या अगर आप ऑफशोर कंपनी आप बना सकते हैं और अगर बना सकते हैं तो उसका लीगल स्टेटस क्या है, फार्मूला क्या है? देखिए, मैं चूंकि मुझे पता है कि आपकी ऑडियंस ले पर्सन है, तो एज एन एक्सपर्ट नहीं, मैं एक नर्सरी एग्जांपल देके बात करता हूँ। जी जी। जफीर साहब, हुआ इस तरह से है कि एक 13 साल का बच्चा है और उसके घर के अंदर से एक सिगरेट कैविटी निकल आई है। अब सिगरेट कैविटी के अंदर से गोल्ड लीफ का पैकेट भी निकल सकता है और उसके इकोनॉमिक के नोट्स भी निकल सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि कोई बंदा अगर कोई चीज छुपाता है तो कोई वजह होती है कि वो छुपाता है, और ज्यादातर ऑफशोर कंपनीज इस वजह से बनाई जाती हैं ताकि या तो क्राइम की जो प्रोसीड्स होती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता है, वो करप्शन का हो, एक्सटॉर्शन रिंग का हो, ड्रग ट्रैफिकिंग का हो, उसको छुपाया जा सके, या दूसरी वजह ये होती है कि वो पैसा तो साफ होता है लेकिन उसको टैक्स से बचाया जाता है। इसलिए ये जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स जैसी जुरिस्डिक्शंस होती हैं जहां पे ये ऑफशोर कंपनीज बनती हैं, इनको टैक्स हेवंस भी कहा जाता है। तो जब किसी की ऑफशोर कंपनी निकलती है तो ओनस उसके ऊपर आता है कि आखिर आपने ऑफशोर कंपनी क्यों बनाई। मिसाल के तौर पर एक साहब ने 1.2 मिलियन पाउंड का फ्लैट लिया लंदन के अंदर और उसकी पेमेंट ऑफशोर कंपनी से हुई। देखिए, अगर फ्लैट लेना है तो उनका पाकिस्तान में भी तो कोई यूबीएल का, कोई एनसीबी का, कोई एबीएल का कोई अकाउंट होगा, उसके जरिए पेमेंट कर देते बैंकिंग चैनल से और फ्लैट ले लेते, वो एक्सचेंज रेट के मुताबिक पेमेंट हो जाती।
आखिर इसको ऑफशोर कंपनी के जरिए पेमेंट क्यों की? ये अब एक ऐसा सवाल है जो अब जिसका जवाब अब उन्हें देना है। मगर मैं ये समझता हूं अगर किसी की ऑफशोर कंपनी निकलती है तो एक हाई चांस है कि या तो ये करप्शन का या क्रिमिनल प्रोसीड्स का पैसा है, या फिर अदरवाइज इस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं दिया गया। असल मकसद ऑफशोर कंपनी बनाने का यही होता है। ठीक है परिचय, बहुत बड़ी खूबसूरती से आपने समझाया हमारे नाजरीन को। एक चीज़ और है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इस जो ये पैसा है ख़ासतौर पे ऑफशोर कंपनीज में रखा जाता है। अब जैसे अलीम खान साहब कह रहे हैं कि मोनसलाई भी कह रहे हैं, और शौकत तरीन साहब जो कि हमारे मिनिस्टर हैं फाइनेंस के, वो भी ये कह रहे हैं कि हमने तो डिक्लेयर किया हुआ था। तो डिक्लेयर से क्या मुराद ली जाए यहाँ पे? मतलब डिक्लेयर क्या, उन्होंने बता दिया था कि हमारी अपने असासों में कि हमारी ऑफशोर कंपनी भी है, और जो ऑफशोर कंपनी है उसमें जो पैसा रखा गया है उस पर हमने टैक्स भी दिया। अगर जिस तरह आप बता रहे थे कि ज़ाहिर टैक्स से बचने के लिए तो ऐसा पैसा वहाँ रखा जाता है, तो फिर ये दोनों चीज़ें मिक्स हो रही है। तो ये हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि ये कैसे हम ये जस्टिफाई कैसे होता है? देखिए सिंपल सी बात है, मेरा पैसा है, अगर मैंने उसे साफ सुथरे तरीके से कमाया है और उसके ऊपर टैक्स दिया है तो मैं उस पैसे को दुनिया में कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। ठीक। तो मसला ये होता है कि अगर तो किसी ने पैसा डिक्लेयर किया हुआ है, मिसाल के तौर पे मैंने वकालत की और वकालत से मैंने लेट से 1,000 रुपए कमाए, उस 1,000 रुपए से मैंने 100 रुपए पाकिस्तान में रखे और 900 रुपए के ऊपर मैंने एफबीआर को टैक्स दिया और टैक्स देके मैंने पैसे बाहर भेज दिए। जी बैरिस्टर साहब, बिल्कुल जिस तरह हम बात कर रहे थे और आपने बताया भी डिटेल्स, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है अमूमन कि ब्लैक मनी है, वाइट मनी करनी है, ब्लैक टू वाइट। जो इस तरह के इस ऑफशोर कंपनीज होती हैं या इस तरह के जो वर्जन्स होते हैं, इसमें क्या हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं कि ये वो मनी होती है जो ग्रे मनी है? मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कहीं वाइट भी होती है, ब्लैक भी होती है, और ज़ाहिर है वो लोग जो जिनके पास सेलिब्रिटीज़ हो गए, हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, बिजनेसमैन हो गए, तो उनके पास अपने मुल्क में तो ज़ाहिर है अच्छी एक इनकम होती है, और उसको इस तरह के मुल्कों में शिफ्ट करके वो उसको मैनेज कर रहे होते हैं टैक्सेस से बचने के लिए। ज़ाहिर है अगर वो सही तरीके से भी उन्होंने कमाई है तो वो चाहते हैं कि इसको हमने स्टॉक किया हुआ है, एक जगह जमा किया हुआ है, ताकि हम मज़ीद इस पर टैक्स ना दे सकें। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये ग्रे एरिया में रखा होता है इस अमाउंट को? देखिए आपकी आधी बात से तो मैं 100% मुत्तफिक हूं कि जाहिर है जरूरी नहीं है कि सारा पैसा करप्शन का ही हो या प्रोसीड ऑफ क्राइम भी हो। लोग टैक्स छुपाने के लिए भी ऑफशोर अकाउंट बनाते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। मगर पैसा या तो व्हाइट होगा या ब्लैक होगा। ये जो ग्रे वाली बात करते हैं ये अमूमन जो है वो पॉलिटिकल लोग होते हैं, और वो चूंकि इसको बिल्कुल व्हाइट नहीं कह सकते तो वो इसको ग्रे कह देते हैं। बात को जरा इस तरह समझिएगा कि लेफ्ट से कि मुझे गुलशन चुरंगी से नीपा जाना है, तो एक तो ये तरीका है कि मैं सीधा सीधा राशिद मिनास रोड से चला जाऊं, एक तरीका है कि मैं वहां से पहले जाऊं ईसा नगरी से आऊं यूनिवर्सिटी रोड और वहां से नीपा पहुंचूं। तो ये लंबा रास्ता कोई क्यों लेगा? ये लंबा रास्ता बंदा इसी वजह से लेगा कि राशिद मिनास रोड पे जो पुलिस वाला खड़ा है उससे बच सके। तो ये ऑफशोर अकाउंट्स में भी ऐसे ही होता है कि या तो टैक्स बचाया जाता है, टैक्स इवेजन भी एक क्राइम है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि चलो कोई बात नहीं, करप्शन नहीं की, टैक्स ही बचाया ना। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये आ रहा है कि सिर्फ टैक्स इवेजन की खातिर नहीं, बल्कि बड़े बड़े ओहदों पे रहने वाले लोग जो हैं वो इतना अमाउंट ऑफशोर कंपनी से उन्होंने इतनी इतनी पेमेंट की हुई है, इतने महंगे महंगे लग्जरी फ्लैट खरीदे हुए हैं जिनकी अरबों रुपए में मालियत है, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप उनकी तनख्वाह देखते हैं तो तनख्वाह होती है 1,00,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, और जब आप देखते हैं कि वो बंदा अरबों रुपए के फ्लैट खरीद रहा है तो आपको मेरा ख्याल है कि बात बिल्कुल क्लियरली समझ आ जानी चाहिए कि ये उस पाकिस्तान के बच्चे का पैसा है जिसको खाने को नहीं मिल रहा, जिसको पीने को नहीं मिल रहा, लेकिन ये पैसा बाहर चला जाता है। बिल्कुल ठीक है। और खास तौर पे कुछ लोगों के मुताबिक तो आईसीआईजे ने इतनी क्लियर इन्वेस्टिगेशन करके लिख दिया है कि मैं समझता हूं कि ओपन एंड शट केस है। अगर आप कहें तो मैं नाम भी ले देता हूं, मैं अपनी लीगल राय में समझता हूं कि वो ओपन एंड शट केस है। यानी इतना क्लियरली वो पैसा पाकिस्तान से चोरी करके चुप करके बाहर लेके जाया गया और कभी उनका ख्याल ही नहीं था कि कोई बता देगा। ये तो शुक्र है कि पहले पनामा पेपर्स आए और पेंडोरा पेपर्स बाद में आए।
सब तो नहीं पकड़े गए, लेकिन चलो कम से कम कुछ लोगों पे तो उंगलियां उठी। ठीक है, इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दूसरी तरफ आप चूंकि साइबर क्राइम के वाले से भी बड़े एक्सपर्टीज हैं आपकी, ये बताइए कि इसमें एफआईए का जो साइबर क्राइम विंग है वो अपना कितना किरदार अदा कर सकता है इन तमाम तर तहकीकात में, जो 700 पाकिस्तानी जिनके नाम इस पेपर्स में शामिल हैं? देखिए, अल्टीमेटली पाकिस्तान में तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं, इसी तरह एफआईए की भी जिम्मेदारी बनती है। बट मसला ये है कि जफीर साहब, पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। मैं आपको चंद मिसालें दे सकता हूँ। जब शुगर कमेटी की रिपोर्ट आई तो वो खान साहब के लिए एक टेस्ट था कि वो हम देखते हैं कि शुगर के खिलाफ कोई एक्शन होता है, लेकिन हमने देखा पिछले हफ्ते पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन चीनी इंपोर्ट हुई, वो उस टेस्ट में फेल हो गए। उसके बाद जब नवाज शरीफ के बाहर जाने का वक्त आया तो वो उनके लिए एक टेस्ट था, लेकिन नवाज शरीफ साहब भी बाहर चले गए, वो उसमें भी फेल हो गए। आज दोबारा एक टेस्ट इस नई हुकूमत के सामने आया है कि जो लोग आपके सामने हैं, क्या एफआईए, क्या स्टेट बैंक, क्या एफबीआर उनके ऊपर एक्शन लेगा, या हमेशा की तरह आप ये कहेंगे कि अगर हमने एक्शन ले लिया तो वो तो हमारे कोलिशन पार्टनर्स का बेटा है, और अगर काफ लीग बीच में से निकल गई तो हमारा पीछे बनेगा क्या, इसलिए हुकूमत भी चलानी है, चुप करके चलते रहो। बिल्कुल बैरिस्टर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आखिरी मेरा सवाल है आपसे, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। इमरान खान साहब ने इसको वेलकम जरूर किया है और एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए, चूंकि जिस तरह आप भी बता रहे हैं, हमें भी पता है, एक तरफ इत्तेहादी हैं, अपोजिशन खड़ी है, आपके इनकी कैबिनेट के लोग हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज होगा और क्या वाकई में साफ शफाफ तहकीकात हो पाएंगी? देखिए, इस बात का जवाब मैं एक सवाल से ही कर देता हूँ। खान साहब ने यह भी कहा था कि मैं कभी इंडिपेंडेंट मीडिया के रास्ते में नहीं आऊंगा, लेकिन आपका खुद मीडिया से ताल्लुक है, आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये जो पीएमडीए आ रहा है ये मीडिया के साथ क्या करना चाह रहे हैं। तो खान साहब बात एक करते हैं और उनका अमल दूसरा होता है। ये टेस्ट उनके लिए जरूर है और मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उनको इतनी जुर्रत दे कि वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ताहिर साहब। आप बता रहे थे कि पैनामा पेपर्स के बाद पेंडोरा पेपर्स जो आए, इसमें जो पाकिस्तानी शामिल हैं उसकी तहकीकात कैसे होंगी और क्या इसका लीगल स्टेटस है, इस पर आपने अपनी राय दी। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, यह हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।